प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रीजनल जॉइंट लेबर कमिश्नर। इस केस में क्या बोला है? इस केस के हिसाब से कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई लैंड दे रहा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब अगर एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं या सुपर एनुएशन हो रहा है, अगर एम्प्लॉय वो लैंड सरेंडर नहीं करके दे रहा है, उस केस में एम्प्लॉयर केवल इस ग्राउंड पे ग्रेच्युटी का पैसा विथहोल्ड नहीं करेगा कि एम्प्लॉय ने लैंड सरेंडर नहीं किया। देखिए, पहले वाले केस में वजीर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था? क्वार्टर नहीं खाली करके दे रहा है, तो भैया आप एम्प्लॉयर को रेंट का पैसा अपने पास से इनकर करना पड़ रहा है, तो वो खुद क्यों बियर करेगा? जब तक टर्म्स ऑफ सर्विसेज थी, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से बेनिफिट मिल रहा था, उसने उसे क्वार्टर दिया हुआ था। अब जबकि सुपर एनुएशन हो गया है, तो वो जो मंथली रेंट का पैसा इनकर करना पड़ रहा है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो वो पैसा रिकवर कर लेगा एम्प्लॉयर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। बट इन केस ऑफ ट्रैवनकोर प्लाईवुड इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में लैंड अगर दिया हुआ है और अगर एम्प्लॉय सरेंडर नहीं कर रहा है लैंड, तो केवल ये ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे ग्रेच्युटी का पैसा विथहोल्ड किया जाएगा। कोर्ट में केस जाएगा और सेटलमेंट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कैसे उस मैटर को या उस केस को डील करना है। मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ एम्प्लॉय टू सरेंडर द लैंड, ग्रेच्युटी विथहोल्ड नहीं की जा सकती है। मतलब फेलियर टू सरेंडर द लैंड belonging to employer is not a ground to withhold gratuity। ठीक है, ये तो बात हुई केसेस के बारे में, फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में। कई और रीजंस हैं या कई और केसेस हैं कि जिन कारणों से ग्रेच्युटी के लिए एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता है। कौन से वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं? फॉर इंस्टेंस, अगर चेंज ऑफ ओनरशिप हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, या तो एम्प्लॉय रिज़ाइन कर रहा है, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन, ये दोनों ही कारण नहीं है जिसके चलते ग्रेच्युटी देने से एम्प्लॉयर मना कर पाएगा। मतलब एम्प्लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है, ये तो बात हुई सर्कमस्टांसेस की कि कब ग्रेच्युटी के लिए वो मना नहीं कर सकता। नॉमिनेशन ऑफ ग्रेच्युटी, नॉमिनेशन फॉर ग्रेच्युटी, हर एम्प्लॉय को विद इन अ पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन द एस्टैब्लिशमेंट नॉमिनेट करना पड़ेगा एक इंसान को, जो कि जनरली उसका फैमिली मेम्बर ही हो, जो ग्रेच्युटी के पैसे के लिए इंटाइटल रहेगा आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉय। मतलब विद इन 1 ईयर एम्प्लॉय हैज़ टू मेक अ नॉमिनेशन। कई बार हो सकता है कि एम्प्लॉय की फैमिली हो एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन या ना भी हो, तो क्या होगा? आपको फैमिली के बारे में मैंने डिफ़ाइन किया था। नाउ अगर सर्कमस्टांसेस दो हो सकते हैं, हैज़ फैमिली एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन और do not have a family। इन केसेस में क्या होगा? नॉमिनेशन किसके फेवर में होगा? फैमिली मेंबर के फेवर में होगा, फेवर ऑफ फैमिली मेंबर। इस केस में एनी पर्सन के फेवर में हो सकता है। एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर एम्प्लॉय की फैमिली है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, फिर भी वो नॉमिनेशन किसी अगर बाहर वाले के फेवर में कर रहा है
ऑल सच नॉमिनेशन वुड बी वॉइड, कोई मान्यता नहीं है। और अगर एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, किसी के भी फेवर में कर सकता है, पर अगर सब्सिक्वेंटली अक्वायर कर रहा है फैमिली, फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा, जो कि फैमिली मेंबर के ही हित में या फेवर में हो। एक और बात, क्या नॉमिनेशन माइनर के फेवर में किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अमाउंट जो ग्रेच्युटी का है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो कि देख रेख करेगी कितना अमाउंट एम्प्लॉय का बन रहा है या कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया है ग्रेच्युटी फंड में एम्प्लॉयर द्वारा, वो अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रहेगा जब तक माइनर मेजर में ना बदल जाए या कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर माइनर के फेवर में है, ही कैन बी अ नॉमिनी, amount would be with the controlling authority। ठीक है। अब ग्रेच्युटी के पैसे के लिए कौन अप्लाई करेगा या हु वुड बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेक एप्लीकेशन फॉर ग्रेच्युटी? एप्लीकेशन फॉर gratuity, एम्प्लॉय हिमसेल्फ या तो नॉमिनी ऑफ एम्प्लॉय या तो फिर लीगल हायर अगर नो नॉमिनेशन हैज़ बीन मेड, नॉमिनेशन हैज़ नॉट बीन मेड, और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय कितने दिन के अंदर करेगा? विद इन 30 days ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट बिकम्स ड्यू या पेबल। सिमिलरली नॉमिनी के केस में भी सेम है। लीगल हायर के केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम the amount becoming due, इतने टाइम के अंदर लीगल हायर दैट इज़ 1 year के अंदर फ्रॉम द अमाउंट बिकमिंग ड्यू अप्लाई कर सकता है ग्रेच्युटी के अमाउंट के लिए। ठीक है ना। एक टर्म पढ़ेंगे कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में। हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई करता है, उन इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को एक कंपल्सरी इंश्योरेंस स्कीम करनी पड़ेगी। पर इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि सीजी के कंट्रोल में हो या सुपरविजन में हो, या तो फिर एक इस्टेब्लिशमेंट जिसने ऑलरेडी एक अप्रूव्ड फंड बनाया हुआ है जिसमें बेनिफिट मिल रहा है विच इज़ इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, या तो फिर जहाँ पे 500 और मोर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों एंड हैव अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। मतलब इन केसेस में इस्टेब्लिशमेंट को कोई कंपल्सरी इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी इस्टेब्लिशमेंट? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल या सुपरविजन में हो, या जिस इस्टेब्लिशमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी के बराबर का बेनिफिट या फ़ायदा मिल रहा हो, या जहाँ पे 500 या 500 से अधिक एम्प्लॉय कर रहे हो काम, और वहाँ पे ग्रेच्युटी के इक्विवेलेंट बेनिफिट अगर उनको प्रोवाइड किया जा रहा हो, उन केसेस में कंपल्सरी इंश्योरेंस का प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेगा। एक और बात, पावर टू एग्जेम्प्ट, मतलब कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर क्या अपने आप से ड्यू टू
वीक फाइनेंशियल कंडीशन या स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन के चलते क्या बोल सकता है कि भैया इस बार फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो हम ग्रेच्युटी एक्ट मेरी इस्टेब्लिशमेंट को अप्लाई नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता है। द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्पशन देगा कि भैया इस बार उसको ग्रेच्युटी का प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेगा। मतलब सिंपली स्पीकिंग, if central government is of the opinion that the provisions of Gratuity Act will not apply to a particular establishment, it may exempt such class of establishment. यानी कि central government has the power and is of the opinion it may grant exemption to a particular class of establishment. Establishment on its own cannot do so. मतलब वो खुद से ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं या मना नहीं कर सकते हैं ग्रेच्युटी का पैसा देने के लिए, ठीक है, या ग्रेच्युटी का प्रोविज़न ना अप्लाई करने के लिए ना। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। उस केस में क्या होगा? अगर सोचिए एम्प्लॉयर के हिसाब से कुछ सर्टेन अमाउंट बन रहा है ग्रेच्युटी का पेबल, एम्प्लॉय इज़ अनसेटिस्फाइड विथ सच एन अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, डिस्प्यूट अगर हो रहा है तब क्या होगा? द अमाउंट जो पैसा एम्प्लॉयर के हिसाब से बनता है ग्रेच्युटी का, एटलीस्ट पहले वो अमाउंट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट हैज़ टू बी deposited with the controlling authority. पार्टीज को बुलाया जाएगा, पार्टीज दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, amount of gratuity would be finalized by controlling authority. दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना बन रहा है। बट एम्प्लॉयर के हिसाब से जितना अमाउंट बन रहा है या पेबल हो रहा है एम्प्लॉय को, एटलीस्ट एम्प्लॉयर हैज़ टू डिपॉजिट सच अमाउंट टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये भी तो हो सकता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से कोई ना खुश हो, या तो एम्प्लॉयर ना खुश हो या एम्प्लॉय ना खुश हो, अपील की जा सकती है। एनी पार्टी, बी इट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, if unsatisfied with the decision, can make an appeal to the appropriate government within 60 दिनों के अंदर, 60 days of डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, लॉ में केवल डेज रेलिवेंट नहीं है, कब से या फ्रॉम व्हेन दैट इज रेलिवेंट। केवल 60 डेज से नहीं होगा, 60 डेज फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम द डिसीजन और वर्डिक्ट ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी।
अगर कोई भी पार्टी नाखुश है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कैन मेक एन अपील विथ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी दैट इज ड्यू या पेएबल। ठीक है, एक टर्म के बारे में हम बात करेंगे, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए वन और मोर इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, जो कि देख रेख करेगा या जानकारी लेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कंप्लाई कर रहा है, प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इंस्पेक्टर के पास कुछ पावर्स भी होने चाहिए वो देखने के लिए या वो प्रोविजंस अप्लाई कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट की नहीं। क्या पावर्स या क्या ड्यूटीज़ होती हैं इंस्पेक्टर की? इंस्पेक्टर किसी भी दैट इज़ विद इन रीजनेबल या वर्किंग आवर्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एंटर कर सकता है प्रेमाइसेस को। जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर उसको वेरीफाई करने हो या इंस्पेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने हो, वो उन्हें व्यू कर सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है अपने पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन के लिए। इन रिटर्न एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी बनती है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है हर पॉसिबल हेल्प या हर पॉसिबल मदद करना इंस्पेक्टर को, ताकि वो अपना इंस्पेक्शन प्रॉपरली कैरी ऑन कर सके। यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर inspector to perform the following functions: enter during business hours and take copies, extracts from books, registers, even if he has suspicion on any person, he can question the same। और कोई बात? इन टर्न एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी बनती है? एम्प्लॉयर हैज़ टू असिस्ट इन कैरिंग ऑन हिज फंक्शंस। मतलब इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि फंक्शंस करेगा, जैसे कि ड्यूरिंग रीजनेबल टाइम बिजनेस आवर्स में प्रेमाइसेस एंटर करेगा, बुक्स रजिस्टर में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे देखेगा या ले जाना चाहे तो ले जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। अगर उसे किसी इंडिविजुअल या पर्सन के ऊपर सस्पेक्ट है तो वो उसे भी क्वेश्चन कर सकता है। और इन टर्न एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी बनती है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है हर वो पॉसिबल हेल्प करना इंस्पेक्टर को, ताकि वो अपना फंक्शन कायदे से कैरी ऑन कर सके और अपने इंस्पेक्शन ठीक तरीके से कर सके। ठीक है, ना ये तो बात हुई इंस्पेक्शन की। कई बार पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। किस तरह की पेनल्टी या कैसी पेनल्टी? कई बार हो सकता है एम्प्लॉयर ड्यू डेट होने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है ग्रेच्युटी का, तो या वो प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी को अगर कंप्लाई ना कर रहा हो तो प्रोविज़न ये कहता है एज़ पर ग्रेच्युटी एक्ट, अगर कभी भी एम्प्लॉयर वायलेट करता है या पेमेंट नहीं करता है अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी का, उस केस में एम्प्लॉयर को इम्पोज किया जा सकता है या पेनलाइज किया जा सकता है विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months या तो फाइन ऑफ 10,000 और बोथ।
failure to make the payment within due date। क्या बात की हमने? या तो उसको 6 months का इम्प्रिजनमेंट लगेगा और फाइन ऑफ 10,000 और बोथ। ये तो बात हुई अगर पेमेंट नहीं कर रहा है ड्यू डेट पे। अगर कोई प्रोविज़न को वायलेट कर रहा हो उस केस में क्या होगा? अगर कोई एम्प्लॉयर किसी प्रोविज़न को वायलेट कर रहा हो या ग्रेच्युटी एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई ना कर रहा हो, उस केस में एम्प्लॉयर कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ टर्म ऑफ 3 months विच में एक्सटेंड टू 1 year, या तो फिर उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है विच में बी ऑफ ₹10,000 बट विच में एक्सटेंड टू ₹20,000 और बोथ। अगर प्रोविजंस को वायलेट कर रहा हो या फेलियर टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस, क्या हो सकता है? 3 months imprisonment which may extend to 1 year और ₹10,000 का फाइन which may extend to ₹20,000 और बोथ। इस तरह की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है अगर या तो पेमेंट नहीं हो रहा है ग्रेच्युटी का एम्प्लॉयर द्वारा या तो फिर प्रोविजंस को कंप्लाई करने में फेलियर हो रहा है। ठीक है। ग्रेच्युटी का अमाउंट कंप्यूट किया कैसे जाएगा? अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी का अमाउंट कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 15 days सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months, यानी कि 15 days wages of employee for completed years of service in excess of 6 months। ठीक है। बाकी के केस में या अगर वो पीस रेट एम्प्लॉई है तो उस केस में या उस केस में अगर वेजेस फॉर अगर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हो तो थ्री मंथ्स सैलरी या वेज preceding the amount becoming due, उस केस में ऐसे कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है। ये तो बात हुई अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में, नॉमिनेशन के बारे में, फॉर फीचर के बारे में, कंटिन्यूअस सर्विस के बारे में। तो हमने ग्रेच्युटी के बारे में बात की, पेनल्टी कब लग सकती है, इंस्पेक्टर कब अपॉइंट किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट कब किया जाएगा, कंटिन्यूअस सर्विस के बारे में, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेबिलिटी या प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो जहाँ जहाँ पे अप्लाई कर रहा है। टू सम इट अप, क्या हम कह सकते हैं कि ग्रेच्युटी के बारे में हमने बात की जो कि बेनिफिट या रिवॉर्ड होता है, हमने बात की उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में, कहाँ कहाँ या किन किन एरियाज़ में
ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई करता है। हमने बात की उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या टर्म्स के बारे में। हमने बात की पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी या एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी। We had talked about the term continuous service and deemed continuous service. We had talked about forfeiture of gratuity, nomination for gratuity, power to exempt specifically reserved with central government, compulsory insurance, dispute, penalty imposed, application for gratuity. So this was all which we have discussed about Gratuity Act.